अपने डाउट। रिकॉर्डिंग। हाँ, देखिए इसको बहुत अच्छा से समझ। मैं एक कुंडली अभी तुरंत का तुरंत टाइम एक चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सीखने में या समझने में इस तरह का दिक्कत ना। सपोज मान लीजिए मून, मून मून यहाँ है ना, सेकंड हाउस में। जी सर। जी सर। तो मून जैसे एक्टिवेट, अगर आप मून को एक्टिवेट कर रहे हो, हम्म, मून मून जैसे एक्टिवेट होगा तो मून की अपनी राशि एक्टिवेट होगी। जी सर। मून की राशि कहाँ है? फिफ्थ हाउस, पंचम में, जी सर। है ना। और पंचम, पंचम जी। में बैठे तो ग्रह एक्टिवेट हो। हाँ। एक जी। एक सूर्य, एक मंगल, ठीक है। बालकनी। जी। बट हम्म, सूर्य की जो नेक्स्ट, सूर्य की जो घर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो राशि हाँ। एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक। मार्करी के जो राशियां हैं, जैसे ये फोर्थ हाउस है, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, और फोर्थ हाउस का ये है, वो वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। सिक्स्थ हाउस, ठीक है, वो भी एक्टिवेट नहीं। ठीक है। क्लियर। ठीक है, यानी कि वो कर्क की जो प्रॉपर्टी है वो केवल वहां पे जो भी कुछ है, जो कुछ भी है, वही एक्टिव होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ठीक। यहाँ बेसिकली दशा किसकी है? चंद्रमा की। मून। मैम, जी। मैम एक सिंपल, एक बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। मैम, आपके जी सर। घर में, आपके घर में हम्म, कहाँ हम्म, क्या चीज रखा हुआ है? मैं एक दिन आपके घर में गेस्ट बन के गया, क्या मुझे मालूम पड़ेगा? जी। नहीं। बस सिंपल। तो आप जैसे मुझे चलाओगे, मुझे वैसे ही चलना है ना। आप बोलोगे वॉशरूम इधर है, जी। तो मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। हम्म, मैं विपरीत दिशा में तो ठीक है। नहीं जा सकता हूँ ना। क्लियर सर। चलिए, वेरी नाइस। एस्ट्रोलॉजी का यही छोटा छोटा सूत्र होता है मैम, जो इंसान को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। ओके, जी सर। चलिए अब अगला समझते हैं। अगला को समझिए, स्टॉप शेयरिंग, अगला चीज को समझते हैं। चलिए, अ, अभी तक जो मैंने बताया था, सौभाग्य योग और दुर्भाग्य योग कैसे हम, दुर्भाग्य योग कैसे निकालते हैं, एक गजकेसरी योग का एक एग्जांपल लेके वो मैंने आपको समझाया। अब कुछ योग बहुत एसेंशियल योग है, उसको भी समझते हैं। आ, अनफा सुनफा का नाम आपने जरूर सुना होगा। जी सर। अच्छा, ये आया क्या? ना, अनुज नहीं है। आ, अच्छा, आप में से कोई बताएंगे कि सुनफा योग का व्याख्यान क्या है, माने उसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है उसका? लक्ष्मी मैम, आप तो बता सकती हैं ना। सर, हाँ सर, बता सकते हैं। थोड़ा सा ही मैं बता सकती हूँ। इस चंद्रमा से बनने वाले योग हैं। हाँ चंद्रमा हाँ के बिल्कुल। आजू बाजू में उसकी स्थिति को चेक किया जाता है। ठीक है, कि चंद्रमा को सपोर्ट कितना मिल रहा है। नहीं, मैं सूत्र को बता दे रहा हूँ, डेफिनेशंस को बता दे रहा हूँ, पहले उसको समझ लो आप। ठीक यहाँ है। सूत्र ये कहते हैं, जन्म राशि का, जन्म से हम्म, जहां चंद्रमा बैठा है ना मैम। जन्म जी राशि सर। का मतलब क्या है कि जहां चंद्रमा बैठा बैठा। जी सर। है ना, उसका सेकेंड में, मतलब हम्म। एग्जाम्पल दे क्या? एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या? नहीं 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 सर, मून सेकंड में है, यानी थर्ड हाउस। जहां जन्म राशि, जन्म राशि जहां बैठा हम्म। है, जी सर, जन्म उसका राशि से। जहां बैठा है, उसका हम्म, सेकेंड हाउस में हाँ सूर्य, जी। सूर्य छोड़ के हम्म, कोई भी ग्रह बैठ जाए, हम्म, सात ग्रह में से, हम्म, ठीक। राहु केतु सीखी बात, उसको ग्रह नहीं माना जाता। बाकी कोई हम्म, भी ग्रह बैठ जाए, उसको कहते हैं हम्म। सुनफा योग। निखिल जी समझ आया? निखिल जी जी सर, समझ जी। में आया? जी। हाँ,
जी सर जी। जी जी। जी जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना मैम, लक्ष्मी मैम, जी स्क्रीन दिख सर, रहा है जी ना? सर से। हाँ जी सर, दिख रहा है। देखिए ये जन्म राशि है। ओके, हाँ जी। हम्म। मैंने बोला उसका सेकेंड हाउस। तो हम्म। यहाँ लगन, लगन के हिसाब से ये सेकेंड हाउस में बैठा है, बट इसी को तो बोलते हैं जन्म राशि, है ना? हाँ जी सर। ये मेष हम्म। राशि का है, बट लगन है मीन, हम्म। मीन लगन। तो हम्म। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा, जी यानी सर। सुनफा योग यहाँ नहीं बन, हम्म। सुनफा योग यही नहीं बन, यहाँ नहीं बन पाया। यहाँ पे सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह बैठ जाते तो हम कहते हैं सुनफा योग। ओके, परिभाषा ये है, जी सर। परिभाषा जी ये है। सर। हाँ जी। अब परिभाषा में उसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, जी सर। लिख लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप लोग भी, है ना? जातक अपनी मेहनत से, जातक, जातक क्या, जातक मतलब जातक भी जाति का भी समझ लीजिए, इसलिए डायरेक्ट हम्म। जातक ही बोलते रहे, ठीक है? हम्म। तो जातक अपने मेहनत से राजतुल्य क्षमता या धन को अर्जित करता है। जातक हम्म। अपने स्व उपार्जित धन, मतलब अपने, अपने आप स्ट्रगल करके या मेहनत करके हम्म। हमने जो कमाया उसको कहते हैं ना स्व, मतलब निज उपार्जित, है ना? जी जी। अपनी उपार्जन जो करो, आ, उसके बाद उसको रिनाउंड बहुत मिलता है ना, जिसको जैसे हमारे अच्छा। यहाँ भारत में होता है ना, पद्मश्री देते हैं, ये देते हैं, वो हम्म। देते हैं, है ना? लेकिन वो व्यक्ति उसी को मिलता है जो बहुत मेहनत से उस जगह पे पहुंचा है, ठीक है? जी। मतलब उसको पद्मश्री मिलना कोई मामूली बात तो है नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, क्या कहते हैं उसको, अ, ख्याति, ख्याति कह सकते हैं ना, हम्म। जी निखिल जी, सर। ख्याति कह सकते हैं ना? चलिए, जी सर, ख्याति कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये ये इसको थोड़ा सा समझिएगा, एग्जाम्पल लें क्या, या समझ गए आप लोग? नहीं नहीं सर, समझ। चलिए, कोई बात नहीं। अगला जो समझते हैं, ये हुआ सुनफा, अगला होगा अनफा। जैसे वहां पे मैं बोल रहा था कि चंद्र का, चंद्र का सेकेंड में हम्म। अनफा, ये सुनफा था, बट यहां चंद्रमा का द्वादश में आएगा अनफा। हम्म। क्लियर? इसकी जी। परिभाषा क्या है? चंद्र जहां जो भी राशि में बैठा है उसका द्वादश राशि, उसका 12th हाउस, 12 राशि में मतलब कैसे हम आपको समझाएं? सर, उसके 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा हमको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। ठीक है? कैसे? जैसे यहाँ देखिए, हमारे आज लाख बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने को ऐसा एक टाइम चार्ट मिला है जहां इसके द्वादश में दो, एक ग्रह बैठे हैं, शनि, है ना? जी। तो ये अनफा नहीं बना, ये अनफा नहीं बना। मैंने सूत्र में ये कहना कहना था कि द्वादश भाव में
कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या बोला सूत्र? सर कोई द्वादश भाव में। कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए भाव। अच्छा। ठीक है, ये नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, उसी में उसी का, इसमें तीन लेखक ने तीन तरह की भाषा उन्होंने अपनाया है। मैं तीनों को आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक सर। और मुझे उचित लगता है, तीनों ही उचित लगता है। एक नंबर वन, कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बोला, सूर्य होने से बिल्कुल नहीं होगा अनुभव। सूर्य ना तो सुनफा के लिए उपयुक्त है और ना अनफा के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जी। क्लियर? एक जी। एक राइटर ने यह भी कहा, कोई भी ग्रह बैठ जाए तो अनफा बनेगा द्वादश पर। यहां पे मैं कंफ्यूज हूं, गेंद आपकी पल्ले पे फेंक रहा हूं। बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैं समझता हूं, क्योंकि द्वादश भाव अगर खाली रहता, यहां मैं पहले इसको इसको समझा देता हूं, अनफा का रिजल्ट क्या है, फिर मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं चीजों को कि आप कैसे इसको देखोगे। मैम, जन्म राशि का मतलब क्या होता है? आपका मन। हम्म। मन, मन, इंसान बनता कैसा है? उसके डीएनए के अनुसार। मन उसके जी। विल पावर बढ़ा सकता। हम्म। ठीक है, अगर मान लीजिए मून के द्वादश में अगर कोई ग्रह नहीं होंगे तो वो हाउस एम्प्टी होगा। जी सर। एम्प्टी होगा मतलब उस हाउस का, उस राशि का जो राशि स्वामी है उसके अनुसार होगा हम्म। सब कुछ। जी। अब यहां देखिए, ये जैसे ये मीन है, मीन राशि है। हम्म। मीन राशि का राशि स्वामी कहां बैठे हैं? यहां पे देखिए फोर्थ हाउस में बैठे हैं, वेनस के साथ। जी। जी। तो इसका मन किस ओर जाएगा? जुपिटर की ओर, फोर्थ हाउस की ओर। वैभव, जी। ज्ञान, जी। घर की, घर गृहस्थली की शांति इत्यादि की ओर जाएगा। हम्म। हम्म। फोर्थ हाउस का जो जो एट्रीब्यूट हम्म। है उसकी तरफ जाएगा। हम्म। जी। लेकिन यहां पे अगर कोई पाप भाव बैठ जाए, हम्म। यहां तो चलिए अच्छी भाव है, कोई अच्छा भाव बैठा है, अच्छे ग्रह का भाव बैठा है या राशि बैठे, लेकिन यहां पे मान लीजिए कोई तिक्रमबाज भाव बैठ गया, जैसे मकर। शनि क्या इसको शुभ फल देने में मदद करेगा? ध्यान से बोलिएगा। शनि, मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि का शनि ऐसे ही खराब है ना? जी। ये तो ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में इसको प्रूव कर चुके थे। जी सर। यानी तो अगर कोई ग्रह नहीं है, ये जिन जिन राइटर ने या जिन जो ज्योतिष जी ने इसको कहा, मैं इसको सही नहीं समझता हूं। क्योंकि फिर वहां पे भाव का या उस राशि का स्वामी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ेगा। फिर द्वादश भाव का तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना मैम, मिलेगा किसी दूसरे भाव का।
नहीं समझा पा रहा हूं क्या? मिल नहीं गया नहीं सर। सर, थोड़ा सा। उस भाव का मिलेगा जिसमें द्वादश भाव का स्वामी जाके बैठेगा, उस भाव का इंडेक्स हाँ, मिलेगा, द्वादश का तो तो मिलेगा ही नहीं। द्वादश का तो नहीं मिलेगा, बट अपना सूत्र नहीं क्या मिलेगा। है? चंद्र का द्वादश, यानी कोई ना कोई हम्म। ग्रह वहां होना चाहिए। हम्म। तो ये जो सेकेंड वाला रूल है, ये मुझे ज्यादा उचित लगता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे पहला वाला रूल के अनुसार मैंने ये बोला था, ये अनफा नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं अपना रिसर्च और बाकी रूलों को इकट्ठा करके मैं जब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ग्रह बैठना चाहिए। अगर कोई, आप देखिए यहां पे कोई ग्रह बैठा है, मतलब यहां पे सेटन बैठा है ना? तो जी सेटर्न, मून और सेटर्न की एक एक स्पेसिफिक योग बन रहा है। जी यानी चंद्रमा की द्वादश में कोई भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़ के, सूर्य होने से नहीं हो, दोनों क्षेत्र में ही सूर्य को उन्होंने छोड़ दिया था। सूर्य छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह में से, सात, बार बार बोल रहा हूं, सात ग्रह में से राहु केतु को कनेक्ट मत करना। ठीक है, कालिदास जी ने भी राहु केतु को कनेक्ट नहीं किया, बराह मीर जी ने भी राहु केतु को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, बट भोजराज ने ये चीज बोला था कि मतलब वहां पे कोई ना कोई ग्रह ना हो, खाली हो। बट उनकी मत मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि नहीं, वो सही नहीं, क्योंकि वो द्वादश भाव का फिर कनेक्शन नहीं बन पा रहा। यहां द्वादश भाव का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाव स्वामी या राशि स्वामी का रोल नहीं है। क्योंकि किसी भी भाव में, किसी भी राशि में जब कोई ग्रह बैठे होते हैं, उस ग्रह का रोल सर्वाधिक होता है। क्लियर? ये जी। रूल जानते हो ना आप लोग? हम्म। तो यहां देखिए, मंगल, मून के द्वादश में शनि बैठा है, तो मून और शनि का एक योग ऑलरेडी बन गया। अच्छा, यहां पे अम, इसका जो रूल का जो, इसका जो क्या बोले हैं उसको, अरे यार, रिजल्ट 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 में बताया कि ख्याति, मार्जित व्यवहार, आ, अरे, लौह पुरुष, लौह पुरुष मतलब अपना एकदम वो हट्टा कट्टा वाला बॉडी होगा उसका। ठीक है, अ, और इंद्रिय भोगी, अ, इंद्रिय भोगी समझ रहे हो? जी सर, वो लग्जीरियस लाइफ जीने वाला। हाँ, लग्जरियस लाइफ तो है ही, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा हम एक और चीज समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल की तो आवश्यकता नहीं है। नहीं सर। ठीक, चलिए। अगला एक योग और समझते हैं, टाइम है थोड़ा सा, एक दो योग और समझते हैं। दो योग के, तीन योग के बारे में बात किया। सौभाग्य योग, मतलब जो गजकेसरी योग को लेके हम ये किए, उसको। एक योग अभी मेरे जहन में आ रहा है, ये जनरली एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत कम हमको जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है। उसको कहते हैं अधियोग। ठीक, अधियोग आप में से किसी ने सुना है कभी?
सर वो मैंने चार्ट्स में देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ। ये भी सर चंद्रमा के साथ ही बनते हैं, चंद्राधि योग। नहीं नहीं, सी बिल्कुल अधियोग। अधियोग मतलब देखिए, अभी हम जो भी जनरली योग पढ़ रहे हैं, या तो लगन के साथ होगा या तो चंद्रमा के साथ। ठीक है। थोड़ा सा अधियोग बहुत कम सुनने को मिलता है, बट इसका बहुत ज्यादा व्यवहार है, प्रेडिक्शन टूल। तो थोड़ा सा मैं इसको सोच रहा हूँ आप लोगों से लिखवा दूं। थोड़ा लिख लीजिए चंद्रमा से, क्योंकि ये जो बहुत आ, मैं समझता हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत अहमियत रखता है। और आप लोग भी इसको जब समझ जाओगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा, मैं समझता हूँ। यानी जन्म राशि मतलब कुंडली में जहां पे चंद्रमा अवस्थित है। ठीक है। तो जन्म राशि से छठा में, छठा भाव, छठा, सातवां और आठवां। दोबारा बताता हूं। जन्म राशि से छठा, सातवां और आठवां भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, उसको अधियोग कहते हैं। निखिल जी रिपीट करिएगा, मैंने क्या बोला अभी। जन्म कुंडली में जन्म राशि से छठे, सातवें या आठवें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो जी अधियोग बनेगा। जी। इसकी रिजल्ट क्या है, थोड़ा फल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर योग पढ़ के हमको बेनिफिट क्या है। जातक जो ना द एक्सट्रीम ऑनेस्ट होता है। अधियोग का जो सबसे ज्यादा मूल्यांकन है, आजकल क्या है ना, समाज में देखिएगा ऑनेस्टी कमता जा रहा है, घटते जा रहा है। बट जन्म राशि से छठे में, सातवें में और आठवें में कोई भी शुभ ग्रह हो, ये तीनों में से कोई एक भाव, उस जातक पे ना आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते। इसलिए अधियोग मेरे लिए बहुत मायने रखता, क्योंकि हम चाहे दोस्ती करें, चाहे आपके कोई सबॉर्डिनेट हो, कैसे समझे कि इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अधियोग बहुत अच्छा टूल है, जहां से आप एकदम बेफिक्र होकर उस बंदे पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सर इस इसको केवल लगन कुंडली से ही देखेंगे कि किसी कोई ओनली और भी लगन इसका कुंडली, पैरामीटर? ओनली डी1, डी1 छोड़ के कहीं नहीं देखना है। देखिए ये ठीक है। ऑनेस्टी इसका मेन ये है, रिजल्ट है। बाकी कुछ रिजल्ट और है, उसको भी चलिए बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। अ, ये अधियोग होने से जीवन थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना उसको, खुशहाल होता है, सुखमय, है ना, खुशहाल होता है जीवन में उसके। माने जैसे देखिए, जीवन है तो कभी ना कभी ऊंच नीच तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस व्यक्ति, ये अंदर से जो है ना, अंदर से मतलब उसके हृदय से वो बहुत हर समय, जैसे होता है ना, कुछ लोग देखे होंगे आप लोग, वो हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा खुश मिजाज रहता है। तो लेट समझ गो लेना। करने वाला। हाँ, लेट गो करने वाला। लेट गो करना, तो समझ लेना उसके साथ, उसके पास अधियोग का जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन। ये लोग काफी लंबा जीते भी हैं, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेते। उनके लाइफ में जो है ना, टेंशन बोल के कोई शब्द उनके अभिधान में नहीं, उनके डिक्शनरी में नहीं होता। अच्छा ठीक है, देखा जाए।
मतलब ये बोल के छोड़ दे। अच्छा ठीक। यहाँ थोड़ा सा मैंने शुभ ग्रह बोला, तो शुभ ग्रह में से कोई आप मुझे बता पाएंगे कौन कौन सी शुभ ग्रह हमको लेना है? जुपिटर और शुक्र। तो चंद्रमा छोड़ देंगे आप? सर चंद्रमा से तो चेक ही करेंगे ना। गुड। वेरी नाइस। वेरी नाइस। और बुध को लेंगे या नहीं? देखिए बुध जो है ना, निखिल जी, थोड़ा सा हमेशा याद रखिएगा। मैं हर लेक्चर में जनरली ये बातें आती ही हैं हम लोगों को। बुध जो है ना नैसर्गिक शुभ है, ना नैसर्गिक अशुभ है। जी। बुध नपुंसक ग्रह है। जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। जिसके साथ बैठेगा उसका छाया ले। सर उससे एक निष्कर्ष और निकलेगा कि अगर बोलिए। बुध किसी के साथ नहीं बैठा लेकिन जिसकी राशि में बैठा उस ग्रह के जैसा स्वभाव ले लेगा, अगर अकेला बैठा हुआ है तो। नहीं, नहीं। उस केस में क्या राशि, होगा सर? नहीं, राशि का, देखिए वो जिस पे दृष्टि होगा, माने बुध पे जिसकी दृष्टि हो उसका उसके स्वभाव अनुसार लेगा। लेगा, उसका स्वभाव लेगा। मतलब बुध अकेला कुछ नहीं है, और राशि का मतलब है वहां पे वो एकदम ऐसे ही, जस्ट लाइक इस तरह का पत्थर निर्जीव। जी। जी। जनरली एस्ट्रोलॉजी में एक चीज आप लोगों को बता दो, बुध जहां बैठते हैं उसके आसपास में सूर्य जरूर होता है। तो जनरली अधिकांश समय में देखा जाता है अ, सूर्य के दीप्तांश में ही बुध होते हैं अधिकांश समय। एक आध समय में हो सकता है थोड़ा सा इसके आगे पीछे हो। तो सूर्य इसको ये करता है, अपने से दूर नहीं रखता। ठीक। उसके दीप्तांश में होगा, और दीप्तांश में होने का मतलब है सूर्य के प्रभाव है उस पर। अगर हम्म। सूर्य के प्रभाव मान लीजिए दीप्तांश में नहीं है, दीप्तांश से थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो फिर उस पे जिसकी दृष्टि पड़ेगी बुध उसके जैसा व्यवहार कर। ठीक है। जी। जी एक शुक्रिया। और, एक और वाक्य मैं इस क्लास में जोड़ना चाहूंगा। अ, अधियोग भी एक तरह का राजयोग कह सकते। इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, नहीं तो याद नहीं रहता। जैसे कई सारे राजयोग हम लोग देखते हैं, केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण से, या इत्यादि इत्यादि, राशि परिवर्तन से, केंद्र से, ग्रह परिवर्तन से, नक्षत्र परिवर्तन से। अधियोग भी एक तरह का जो है राजयोग ही आप समझ सकते हैं। ठीक है। हम्म, और दूसरा जो, अच्छा, राजयोग राजयोग कर रहे थे। आ, देखिएगा हमारी जितनी वो क्या बोलते हैं, सीरियल वगैरह में होता है ना पहले का, ऐतिहासिक वाला, जैसे अशोक का वो दिखता है ना, राज चक्रवर्ती लक्षण, राज लक्षण कहते हैं ना, इसके कुंडली में राज लक्षण या राज चक्रवर्ती का लक्षण है, कहते हैं ना इस तरह का, सुने होंगे ना। जी सर। कोई भी ज्योतिषी आते हैं और बोलते हैं अरे वाह, इस बच्चे का तो राज चक्रवर्ती का लक्षण है। ये वास्तव में कैसे होता है, क्या? इंटरेस्टेड हैं? बताऊं? लिखें? सर जी बताइए। लिख, चंद्र, कमा, बुध, कमा, जुपिटर,
प्लस शुक्र, इधर लग्न में होंगे या तो फिर केंद्र में, और इनके आपस का रिलेशन बनेगा। बशर्ते केंद्राधिपति योग नहीं लगेंगे। आपस की बात कर रहा हूं। मतलब चाहे वो चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति और शुक्र, इसके आपस का रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। चाहे वो केंद्र का एक ही घर में बैठ गया, या तो फिर लगन में ही बैठ गया, या केंद्र के अलग अलग घर में भी बैठे, बट वो एक दूसरे के प्रति दृष्टि ना हो। और केंद्राधिपति योग का जो दृष्टि की वजह से योग भंग होता है, वो सॉरी, योग बन जाता है, वो ना बने। ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको कहते हैं आ, वही राज चक्रवर्ती लक्षण या राज लक्षण। आ, शायद मेरे पास राम का कुंडली है, शायद कृष्ण का भी हो, मैं दिखाऊं। मुझे याद दिला देना प्रैक्टिकल के दौरान, ठीक है। और ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आया। हम्म, मेरे पास बहुत सारे राजाओं का कुंडली है, और याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ वो। ठीक है, प्रैक्टिकल के दौरान याद दिला देना कि सर आपने कभी कहा था कि बहुत सारा कुंडली है, उसमें से एक आध कुंडली में इसका प्रैक्टिकल कराएंगे। सर एक क्वेश्चन है, हमने बोलिए मैम। चंद्रमा से 3 योग पढ़े, चंद्रमा से 3 योग पढ़े, उसमें से अल्फा अल्फा और सल्फा योग हमने पढ़ा। एक योग केंद्र में होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि चंद्रमा के दोनों तरफ दाएं और बाएं कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रुम योग का निर्माण होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो वो भी दुर्भागा योग। चंद्रमा से बना, तो एक्चुअल एक्चुअल चीज है क्या, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने, देखिए, मैम मैम हमने मैम अल्फा में बढ़ा। मैम मैम समझा, मैम समझा, थोड़ा सा इसको समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया हो, तुरंत का, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत अच्छा। अ, मैंने जैसे वहां पे आपको अल्फा सुनफा में, मैंने एक सुनफा का वो एक सूत्र उठा के उसको काफी देर तक चर्चा की। ठीक है, कि वहां पे कोई ग्रह होना ही चाहिए, तभी जाके वो योग हम्म। बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। जी सर। अब मैं थोड़ा सा जी सर। इसको समझो। जैसे कहीं पे भी आप चंद्रमा को बिठा दो। चलो हम कालपुरुष की कुंडली ले लेते। ये आपका लगन है, असेंडेड, और यहीं पे मून को बिठा देते हैं, यानी मेष लगन मेष राशि। हाँ, जी। यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे भी कोई ग्रह हम्म। नहीं। अब आप जी। मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ कोई पाप ग्रह होते तो भी पाप करता नहीं बन सकता था, या कुछ भी बन सकता हाँ था। जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। जैसे ये मान लीजिए दो, तीन, चार, हम्म। पांच, अब आगे उतना नहीं लिख रहे हम, 12। हम्म। ठीक है। हम्म। अब मैम देखो, सेकेंड हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, तो जी। सेकेंड सेकेंड किसके साथ कनेक्टेड हो गया? 7 के साथ हो गया। हम्म। ठीक है। अब हाँ जी। अब देखिए, 9 यहाँ है, 9 किसके साथ हम्म। कनेक्टेड हो गया? 12 के साथ हो 12 गया। के साथ। जी। यहाँ हम्म। पे भी कोई देखने वाला नहीं है। अब यहाँ क्या हम्म। है, ये घर, अब ये घर जैसे ये वृष वृष जो है, वो शुक्र का हम्म। अपना घर है, स्वराशि है। जी। ये हम्म। जैसे ये भी उसका अपना राशि है। और जी। जैसे पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था
कि एक एक व्यक्ति की दो दो घर अगर होता है, वो जिस घर हम्म में रहता है ना, उसी घर का हम्म, देखभाल ज्यादा करे। तो मैम यहाँ पे जी। तो, यहाँ पे तो दुनिया भर का वो पेड़ हम्म पौधे वो हम्म निकल सकते हैं ना, तो इसका साफ सफाई, इसका देखभाल तो नहीं हो पाएगा। जी। बृहस्पति नाइन्थ को लेके परेशान है। हम्म हाँ, हम्म, आपका ये जो है शुक्र जो है, 7th। वो सेवेंथ को लेके परेशान है। तो सेकेंड हाउस जी। को भी देखने वाला कोई नहीं है, और 12 हाउस हाँ, को भी देखने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण ना तो जी। उसके पास पैसा है और ना खर्च करने की हम्म, औकात। केमद्रुम योग तो इसी को ठीक। बोलते हैं ना, भिखारी योग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लियर हुआ? भिखारी क्या सर, कहने का मतलब उसकी मानसिक स्थिति का सही न अरे होना, वही यानी कि एनर्जी न भिखारी, होना। हाँ। भिखारी जो हाँ। सीधा सपाट, उसको ठीक। भीख मांग के खाना पड़ेगा, ठीक। उसका कोई प्रोविजन भी नहीं। हम्म, हम्म। क्लियर हुआ? नहीं सर, मेरा ये पूछना है कि हम अनफा में बोल रहे हैं कि बैक से सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सुनफा में बोल रहे हैं कि फ्रंट में होना चाहिए। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, मतलब मून की सही स्थिति क्या है? मून की स्थिति अपनी जगह पे सही है। मून के सामने में अगर कोई ग्रह, सूर्य छोड़ के, यहाँ पे सूर्य नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ, वो अग, क्लियर आपने तो बता ये दिया। सुनफा है। और यहाँ पे हम्म, कोई सूर्य छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह हो, तो वो अनपा हाँ है। यानी हाँ। मून के साथ उसका संपर्क बनेगा। अब देखिए मैम, मत थोड़ा सा समझिएगा। ये एक हम्म, अकेला राशि, अकेला चाना भार नहीं फोड़ पाता। चाना जी। भार फोड़ता है या तो पिछले के सहयोग से या तो सामने के सहयोग से। भाई दोनों पड़ोसी राशि है इसकी, तो पड़ोसी राशि की भी तो, उसकी भी तो नक्षत्र का प्रभाव है इस पे, है ना? ठीक से समझूंगी सर। नहीं समझ पा रही है? नहीं, मैं समझ गई सर, लेकिन मैं थोड़ा और कुछ है पेच फंसा हुआ, उसको समझूंगी, सोचूंगी। बताता हूँ। 27वां नक्षत्र यहाँ आएगा। जी सर। तो 27वां नक्षत्र के साथ जन्म नक्षत्र का मित्रता होता है ना। हाँ जी सर। और आर्थिक स्थिति सेकेंड हाउस से आएगी। आर्थिक स्थिति अगर हम्म ना हो तो आपके पास कोई हम्म, काइनेटिक एनर्जी आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसलिए आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हो गया ना सत्यानाश, बेड़ा गर्क। हाँ। यानी जैसा आपने कहा, अनफा, अनफा योग